इमेजिन करें कि सारा बैंकिंग निज़ाम बंद हो जाए, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक या फिर आपके सब लोकल बैंक्स सब के सब गायब हो जाएं और आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस घर बैठ के करें। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये अभी तक कम्प्लीटली हुआ तो नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब कर रही है और भी ज़्यादा कर सकती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ना किसी को कर्ज लेने में एडवाइस कर रही है और ना ही सूद या इंटरेस्ट लेने या देने में एडवाइस करेगी। ये वीडियो एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस और बैंकिंग निज़ाम के काफ़ी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पिछले 2 सालों में ब्लॉकचेन के ऊपर टेस्ट और नाफिज किए गए हैं, जिसको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कम्युनिटी ने नाम दिया है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, या दूसरे लफ्ज़ों में डीफाई का। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों और एनालॉजीज़ के साथ आपसे शेयर करेंगे। डीफाई को एक्सप्लेन करने से पहले हम करंट बैंकिंग निज़ाम, जिसको सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस भी कहते हैं, इसको समझ लें। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसका दूसरा नाम सीफाई है, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक्स या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये बोलते तो हैं कि हम कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ये सब कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने ज़रूरियात की चीज़ें ले सकते हैं, और जो पैसे को कंट्रोल करेगा वही लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है। गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जब चाहे पैसा प्रिंट कर सकते हैं, जब चाहे आपका बैंक अकाउंट बंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि जिसको चाहे कर्ज अप्रूव कर सकते हैं और जितना चाहे इंटरेस्ट या सूद चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर आपकी सारी सेविंग्स बैंक के वॉलेट में है, तो आप उसको एक ही टाइम पे सारा अमाउंट विड्रॉ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहें किसी दूसरे शख्स को, तो बैंक आपको ट्रांसफ़र फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज करेगा और उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करने में टाइम भी लगेगा। तो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का अल्टरनेटिव डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, जिसको डीफाई भी कहते हैं। डीफाई सीफाई का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी फाइनेंस के निज़ाम को कंट्रोल नहीं करती। सीफाई में ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए बैंक का इस्तेमाल होता है। डीफाई में बैंक की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोड चलते हैं, जो बैंक की तरह ही काम करते हैं, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या कोड लिखे जा रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये कोड कोई भी लिख सकता है और वेरीफाई के लिए इंटरनेट पे देख भी सकता है। इसके अलावा ये कोड इम्यूटेबल है, यानी कोई भी इसको चेंज या चीट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो कंपनीज या दो शख्स को ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपस में मिला रहा है, बगैर बैंक को इस्तेमाल किए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी अभी तक, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरी वीडियोस ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स पे ज़रूर देखें। इन अल्फाजों को सुन के परेशान ना होएं। इन टर्म्स को मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स और एनालॉजीज़ के साथ एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को भी आसान एग्जांपल्स और एनालॉजीज़ के साथ एक्सप्लेन करूं। तो एक कप ऑफ कॉफ़ी लें और वीडियो को एंजॉय करें। सबसे पहली एग्जांपल डीफाई की लेते हैं स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन्स एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो रियल वर्ल्ड के एसेट से फिक्स्ड या पैक्ड है, यानी ये बैक्ड है रियल वर्ल्ड एसेट डॉलर से। मसलन यूएसडीटी, बीयूएसडी या यूएसडीसी, इन सब को स्टेबल कॉइन्स कहते हैं, क्योंकि इनकी प्राइस डायरेक्टली फिक्स्ड या पैक्ड है $1 से। यानी जब आप एक स्टेबल कॉइन खरीदेंगे, इसकी वैल्यू बिल्कुल $1 की तरह स्टेबल रहेगी। रियल वर्ल्ड में जैसे यूएस का सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर को प्रिंट करता है, ठीक इसी तरह ब्लॉकचेन पे यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन डॉलर की शक्ल में प्रिंट होते हैं, जिसको क्रिप्टो कम्युनिटी कहती है मिंट करना। यानी जब कोई शख्स अमेरिकन डॉलर से इन तीन स्टेबल कॉइन को ख़रीदता है, तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर प्रिंट होते हैं। इसी तरह ये स्टेबल कॉइन डॉलर विदड्रॉ होते हैं अमेरिकन डॉलर की शक्ल में। इसको क्रिप्टो कम्युनिटी कहती है बर्न करना, यानी मार्केट से विदड्रॉ हुए हैं। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि डिजिटल डॉलर ने रियल डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की है, बगैर सेंट्रल बैंक या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, और ये मुमकिन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से, जो ब्लॉकचेन के ऊपर कोड लिखे जाते हैं। डीफाई की दूसरी एक सिंपल मिसाल है पैसे ट्रांसफ़र करने की। जैसे करंट बैंकिंग निज़ाम हेल्प करता है एक शख्स को दूसरे शख्स से पैसे ट्रांसफ़र करने में, ठीक इसी तरह डीफाई में भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टेबल कॉइन यूएसडीसी भेजना चाहते हैं अपने भाई को, जो दूसरे मुल्क में है और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो आप आराम से घर बैठे भेज सकते हैं, अपने क्रिप्टो वॉलेट से उसके क्रिप्टो वॉलेट में, या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशंस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिज़ाइंड होती हैं और ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी हैशिंग से सिक्योर होती हैं। डीफाई में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ट्रांजैक्शन उसी वक्त हो जाती है और बैंक के मुकाबले में ट्रांजैक्शन फ़ीस भी कम होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंक से होते हुए नहीं जाती, बल्कि ब्लॉकचेन से होते हुए गुजरती है। ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन और भी बहुत सी ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर ये स्टेबल कॉइन्स ट्रांसफ़र होते हैं।
आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा ट्रांसफ़र का फंक्शन डीफाई की शक्ल में बैंक के मुकाबले में खड़ा हो गया है। अगर आप स्टेबल कॉइन्स को बेहतर समझना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो स्टेबल कॉइन पे ज़रूर देखें। तीसरी डीफाई की मिसाल मिलती है बोरिंग और लैंडिंग में, यानी कर्ज देना और कर्ज लेना। ये सर्विस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है करंट बैंकिंग निज़ाम में। डीफाई का इसमें रोल समझने के लिए हम करंट बैंकिंग निज़ाम के साथ कंपेयर करते हैं। इमेजिन करें दो शख्स हैं, एक टॉम और एक जॉन। टॉम के पास ज़्यादा पैसे हैं और जॉन को पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे दोनों को कौन हेल्प करेगा? एक बैंक। ये पैसा लेगा टॉम से मसलन $1200 और उसको 3% इंटरेस्ट देगा, और यही पैसा बैंक जॉन को 10% इंटरेस्ट पे लोन देगा, जिस पे बैंक डिफरेंस 7% अपना प्रॉफिट रखेगा, सिर्फ मैच मेकिंग करके। तो बैंक यहाँ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है और कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें डीफाई किस तरह बैंक का मुकाबला कर रही है? इस बैंक की जगह एक एप्लीकेशन चलेगी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोड पे चल रही है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस डिफाइन कर दी जाएंगी। एक तरफ डिपॉजिट करने पे टॉम को 5% इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा, और ये अमाउंट 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट होगा, जिसके बाद वो विड्रॉ कर सकता है। दूसरी तरफ कंडीशन होगी कि जॉन को हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी है $120 में, और 6% इंटरेस्ट पे करना है 1 साल के लिए। अब सवाल ये आता है कि जॉन सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा या ये कहीं लोन लेके भाग ना जाए। इसको गवर्न और कंट्रोल कैसे करें? जिस तरह करंट बैंक निज़ाम में कोलेट्रल या असासे गिरवी रखने होते हैं लोन अप्रूवल के लिए, ठीक इसी तरह क्रिप्टो वर्ल्ड में भी डिजिटल एसेट्स गिरवी रख सकते हैं लोन अप्रूवल के लिए। जब आप गाड़ी खरीदने जाएं लोन पे, तो आप बैंक को कहते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है लोन पे, और बैंक गाड़ी की ओनरशिप टाइटल अपने पास रखता है, ताकि अगर आप लोन पे ना कर सकें तो वो आपकी गाड़ी की ओनरशिप ले लेगा। ठीक इसी तरह क्रिप्टो में भी लोन लेने के लिए कोलेट्रल की ज़रूरत होती है। ये कोलेट्रल जो कि कोई भी डिजिटल एसेट्स जैसे बिटकॉइन या इथीरियम या फिर एनएफटी भी हो सकती है, और ये कंडीशन लोन लेने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोड में डिफ़ाइन होती है, जिसमें बोरोअर को लोन तब ही मिलता है जब वो कोलेट्रल डिपॉजिट करे, और ये कोलेट्रल हमेशा लोन अमाउंट से ज़्यादा होता है। वो इसलिए कि जो शख्स कर्ज ले रहा है वो कर्ज पे करने के लिए पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसका कोलेट्रल लोन से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 USDC स्टेबल कॉइन लोन ले रहे हैं और आपके पास इथीरियम कॉइन है, तो आप एज अ $1000 बोरोअर इस वैल्यू से ज़्यादा कोलेट्रल रखेंगे। जैसे अगर लोन लेने का कोलेट्रल का रेशियो 1:2 है, तो आपको 1000 USDC डॉलर लोन मिल सकता है अगर आप $2000 वर्थ ऑफ इथीरियम डिपॉजिट करें, जो कि करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन 1.5 ईथर कॉइन बनते हैं। यानी आपको 1.5 ईथर कॉइन कोलेट्रल या गिरवी रखना होगा $1000 लोन लेने के लिए, और अगर आप ये $1000 लोन पे ना कर सके तो यही कंपनी आपका कोलेट्रल या गिरवी 1.5 ईथर कॉइन मार्केट में बेच के अपना दिया हुआ लोन पूरा कर लेगी। बोरिंग और लैंडिंग में जो प्रोटोकॉल्स या कंपनीज़ हैं, इनमें सबसे मशहूर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं इथीरियम ब्लॉकचेन पे, जिनका नाम है आवे और कंपाउंड। आपको एक एग्जांपल आवे की वेबसाइट से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे कितना अमाउंट अभी लॉक्ड है, जो कि तकरीबन $7 बिलियन के आसपास है। इनकी वेबसाइट पे आप बोरिंग और लैंडिंग के इंटरेस्ट रेट्स भी देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल डीफाई की एग्जांपल है लैंडिंग और बोरिंग को समझने के लिए। जो मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं, मैं आपको एक बात फिर से रिमाइंड कराता चलूँ कि ये वीडियो आपको सूद लेने और देने में एडवाइस नहीं कर रही, बल्कि ये वीडियो करंट बैंकिंग और फाइनेंशियल निज़ाम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह यूज़ हो रही है इससे आगाह कर रही है। आप चाहें तो इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स भी ब्लॉकचेन के ऊपर इशू कर सकते हैं, जैसे मुराबा, मुशारका या फिर मुदारबा। इसको फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीफाई की एक और मिसाल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की हैं। अगर आप किसी एक्सचेंज में जाते हैं दो करेंसीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, तो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हेल्प करती हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने ट्रैवल करना था यूके से यूएसए में, तो उसको करेंसी चाहिए थी यूएस डॉलर में। तो जब वो यूके की लोकल एक्सचेंज में गया तो उसको यूएस डॉलर मिल तो गए, लेकिन एक्सचेंज रेट कम मिला, और मार्केट रेट से तकरीबन 10% कम था। इसका मतलब उसके पैसे 10% वैल्यू में कम मिले। ये भी हो सकता था उसको यूएस डॉलर की करेंसी एक्सचेंज से ना मिलती। इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के मुकाबले में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ गई हैं, जिसमें आप अपने वॉलेट के ज़रिए डायरेक्टली एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि दो क्रिप्टो करेंसीज़ को भी एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी इवन आपको बाइनेंस या कॉइनबेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बैक एंड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रंट एंड में एप्लीकेशंस की तरह चलती हैं, जिनको डैप्स कहते हैं। इनमें सबसे मशहूर डैप यूनिस्वाप और पैनकेक स्वाप है।
जिस तरह लोकल करेंसीज के पास वॉल्ट में करेंसीज होती हैं एक्सचेंज को चलाने के लिए, ठीक इसी तरह इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास वॉल्ट की तरह लिक्विडिटी पूल होता है करेंसीज का, ताकि लोग आसानी से एक्सचेंज कर सकें। अब सवाल ये आता है कि इन पूल्स में करेंसीज रखता कौन है। इन पूल्स में करेंसी रखने वालों को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कहते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो अपना कैश और क्रिप्टो करेंसीज डिपॉजिट करते हैं, यानी प्लेटफॉर्म को लिक्विडिटी देते हैं। ये पूल्स एक किस्म के वॉल्ट की तरह ही होते हैं। अब ये सब करने से इनको मिलता क्या है? मिसाल के तौर पे जब कोई शख्स 2 करेंसीज यूनिस्वैप के ऊपर एक्सचेंज करता है तो इसमें एक छोटी सी फीस डिडक्ट होती है, जो कि करंटली 0.05% से लेके 1% तक है। जब भी आपके पूल से कोई क्रिप्टो को एक्सचेंज या स्वैप करेगा तो ये छोटी सी फ़ीस आपको दे दी जाएगी एज आ इनकम के तौर पे, यानी ये फ़ीस कोई तीसरी पार्टी जैसे एक्सचेंज या बैंक नहीं रखेगी और लोगों को मोटिवेट करेगी लिक्विडिटी देने में, क्योंकि ऐसे करने से उनको फ़ीस की शक्ल में रिवॉर्ड मिलेगा। आप देख सकते हैं यूनिस्वैप की वेबसाइट से अब तक $1.2 ट्रिलियन ट्रेड हो चुका है। यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह डीफाई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या बैंक के मुकाबले में खड़ी हुई हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेंट्रलाइज फाइनेंस के मुकाबले में है, इसलिए आप बैंक्स की तरफ से काफ़ी मुखालफत देख सकते हैं। अब फ्यूचर क्या होल्ड करता है ये वक्त ही बताएगा। इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चंद सिंपल एग्जांपल्स थे आपको डीफाई समझाने के लिए। वीडियो को शॉर्ट और व्यूअर्स की आसानी के लिए डीफाई के और भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस, मार्जिन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक के टोकन्स। इसको किसी और वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का और भी क्रिप्टो एजुकेशन मटेरियल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।